चलिए, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। पुराने लेक्चर में हमने आपको इस कॉन्सेप्ट के साथ छोड़ा था कि कनाडा के अंदर आपको ब्रिटेन वर्सेस फ्रांस देखने को मिल सकता है। ब्रिटिश कल्चर फ्रेंच कल्चर के बीच में एक टसल देखने को मिलती है। उसमें कुछ चीज़ें हमने समझी थी, उन्हीं के वाया आज हम एक्सटेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि यही दो एथनिक ग्रुप्स हैं वहाँ पर, ब्रिटेन और फ्रांस, और इन्हीं के बीच समस्याएं हैं। समस्याएं और भी हैं, और कनाडा की डाइवर्सिटी में दूसरे एथनिक ग्रुप्स का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देखिए, आप अमूमन जब किसी संघर्ष की बात करते हैं तो आप बात प्रभाव की करते हैं। आप बात प्रभाव की करते हैं। जैसे फ्रांसीसियों की समस्या क्या थी कि उनकी संस्कृति, उनका कल्चर, उनका प्रभाव क्षेत्र घटता चला जा रहा है। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि हमारी फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग कम पढ़ते चले जा रहे हैं। और उसके मुख्य कारण क्या थे? एक तो जो इमिग्रेंट्स आते चले जा रहे हैं, ना वो फ्रेंच बोलते हैं ना इंग्लिश, और अगर वह कहीं बोलनी भी पड़े तो इंग्लिश ही बोलते हैं, क्योंकि बाय एंड लार्ज जो कैनेडियन इकोनॉमी है वो इंग्लिश पर बेस्ड है। तो फ्रांसीसियों की यही समस्या थी ना कि जब फ्रेंच और इंग्लिश दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं कनाडा की, तो ऐसा क्यों कि इंग्लिश ही को प्रमोट किया जा रहा है, फ्रेंच को क्यों नहीं? क्यों हम क्यूबेक के क्षेत्र में रहने वाले फ्रेंच लोगों को इंग्लिश सीखनी पड़ती है, हमारे यूथ को सीखनी पड़ती है, पर क्यों बाकी प्रोविंसेस में रहने वाले लोगों को फ्रेंच सीखनी नहीं पड़ती है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसे माहौल में जब बिजनेसेस की प्रेफरेंस ये रहेगी कि भाई हमें इंटरनेशनल बिज़नेस के साथ इंटीग्रेट होना है, और इंटरनेशनल बिज़नेस में डोमिनेंस है इंग्लिश लैंग्वेज का, तो वो भी कैसे बने रह सकते हैं क्यूबेक की उन शर्तों के अंदर, जिन शर्तों में ये कहा जाता है कि अगर आपके 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो आप अपना सारा वर्क फ्रेंच लैंग्वेज में ही मैंडेटरली कंडक्ट करेंगे। तो वो क्यूबेक को छोड़ेंगे। वो या तो इस शर्त के साथ कंप्लाई नहीं करेंगे, तो फिर या तो उन पे फ़ाइन लगेगा या उन्हें बंद कर दिया जाएगा, और या फिर ऑप्शन है कि वो वहाँ से निकलें, ओंटारियो आ जाएं या किसी भी दूसरी प्रोविंस में जाएं, अपना बिज़नेस इंग्लिश में कंडक्ट करें, क्योंकि उनका मानना है कि अमेरिका के साथ इंटीग्रेटेड रहने के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड बिजनेसेस के साथ इंटीग्रेट रहने के लिए हमें अंग्रेजी में रहना है, इंग्लिश ही में अपना वर्क कंडक्ट करना है। इसका माहौल फ्रेंच ये मानता है, फ्रेंच स्पीकिंग लोग ये मानते हैं, जिन्हें हम फ्रैंकोफोन्स कह के पुकारते हैं। इसका माहौल वो ये मानते हैं कि कनाडा में बनाया गया। ब्रिटिशर्स धीरे धीरे अपनी छाप छोड़ते चले गए। उसका नतीजा कि जो इमिग्रेंट्स की वेव आती है वो भी उसी लैंग्वेज को सीखती है, और इसका दूसरा नतीजा कि जो फ्रेंच स्पीकिंग युवा हैं वो भी मजबूर होते हैं एम्प्लॉयमेंट के कारण, लाइवलीहुड के कारण, रोज़गार के लिए उन्हें भी इंग्लिश ही सीखनी पड़ती है, क्योंकि मेजॉरली जो कंपनीज़ हैं, जो बिज़नेस हाउसेज़ हैं, एंटरप्राइजेज़, वो इंग्लिश ही में कंडक्ट करती हैं। तो उनकी संख्या उन्हें लगता है कि घट रही है, उनका कल्चर धीरे धीरे घटता जा रहा है, जिसके कारण उनका प्रभाव घटता जा रहा है। जैसे वो ये मानते हैं कि उनके नाम पर एक भी प्रोविंस नहीं है। जैसे अगर फ्रेंच कल्चर को नोटिस करें तो फ्रेंच भाषाई शब्दों के आधार पर एक भी प्रोविंस का नाम नहीं है। हाँ, सिटीज़ हैं उनके नाम पर, सिटीज़ हैं उनके नाम पर, जैसे मॉन्ट्रियल इज़ अ फ्रेंच नेम, जैसे कि ब्योपोर्ट इज़ अ फ्रेंच नेम, जैसे कि कार्लस्टन इज़ अ फ्रेंच नेम, जैसे कि ट्रॉइस रिवेरा इज़ अ फ्रेंच नेम। इस तरह से सिटीज़ हैं उनके नाम पर, काफ़ी सिटीज़ हैं, लेकिन प्रोविंसेस में सीधा सीधा ब्रिटिश कल्चर डोमिनेंट है। जैसे कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, विक्टोरिया जो कि 19वीं सेंचुरी में क्यों हुआ करती थी, उनके पिता का नाम है कि नहीं? तो जैसे प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का हमने अभी जिक्र किया, नोवा स्कॉशिया एक तरह से न्यू स्कॉटलैंड। तो ब्रिटिशर्स के प्रभाव में जैसे ही ये क्षेत्र आते गए, प्रोविंसेस के नाम इंग्लिश कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड नज़र आते हैं। यहीं तक कहानी नहीं रुकती। गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ कनाडा, वो भी आपको यूरोपियन कल्चर में जहाँ जहाँ ब्रिटिश इम्पैक्ट है उससे इन्फ्लुएंस नज़र आएगा। जैसे कि पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वहाँ पर भी पार्लियामेंट है,
उनके भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अमेरिका में तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अमेरिका में नहीं यूएसए, बट यहाँ पार्लियामेंटेरियन 2 हाउसेज हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन्स, एक सीनेट। हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्टेड मेंबर आते हैं, सीनेट के मेंबर वहाँ का प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करता है और उनका टर्म लाइफ लॉन्ग होता है, उनका टर्म लाइफ लॉन्ग होता है। इवन आज दिन तक अगर आप देखें तो कनाडा यूएसए के मुकाबले एक बड़ी कॉलोनी के रूप में उभरा ब्रिटेन के लिए, जिसका ही फलस्वरूप जो ब्रिटेन क्राउन है, द ब्रिटिश क्राउन, वो कनाडा की सुप्रीम गवर्नमेंट बॉडी है। द सुप्रीम गवर्नमेंट बॉडी इज़ द ब्रिटिश क्राउन, बट सिंपली एज अ फिगर हेड, एज अ फिगर हेड, मतलब ऐसा कोई आप कहें कि उनके पास कोई ऐसी पावर ऐसी है कि वो एग्जीक्यूट करते हैं, ऐसा नहीं, बट एज अ टोकन ऑफ दैट रेवरेंस टू द कॉलोनियल पास्ट। और दूसरी तरफ वही क्राउन जो है वो खुद को कैसे रिप्रेजेंट करता है कनाडा में? देयर इज़ अ पोजीशन दैट इज़ गवर्नर जनरल। तो कनाडा में आज भी एक पोजीशन है दैट इज़ गवर्नर जनरल, और वो गवर्नर जनरल क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे। लेकिन फिर मैं यहाँ कह दूँ वो भी सिंबॉलिक है, ऐसा नहीं है कि उसकी अथॉरिटी कोई पीएम से भी ऊपर हो गई या कहीं भी फॉर्म में। तो एक तरह की ब्रिटेन की वो मोनार्की कनाडा में भी है, पर हाँ लोकतंत्र ब्रिटेन में भी है, लोकतंत्र कनाडा में भी है। ब्रिटेन में भी इम्पोर्टेंट अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर है, कनाडा में भी है। ब्रिटेन में भी इम्पोर्टेंट अथॉरिटी इलेक्टेड मेंबर हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के, यहाँ पर भी है। लेकिन ये नज़र आता है कि ज़्यादा बड़ा कॉलोनियल इम्पैक्ट कनाडा में। उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये था कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्टेट्स थे उन्होंने खुद को अपने ब्रिटिश कॉलोनियल फादर से, मदर भी लिख लिया ना, फादर से खुद को मुक्त करा लिया था 1776 के रेवोल्यूशन से, है कि नहीं? यानी कि ये ऐसा होता है जसनी कि जैसे ध्यान से समझो कि ये 2 ब्लॉक हैं, कनाडा यूएसए से गलत हो गया, साइज़ वाइज ये बड़ा है ना, तो 2 ब्लॉक्स हैं, है ना। और यहाँ पर देखो एक कंट्री है इंग्लैंड, ओके, ऐसा लग रहा है जैसे इंग्लैंड का सिग्नेचर किया हो मैंने। अब यहाँ से लोग आए, ठीक है, यहाँ भी आए, यहाँ भी आए, ओके, चाचा यहाँ है, भतीजा यहाँ है, सेम ही है ना, कॉमन। लेकिन यहाँ पर आए भतीजा भतीजियाँ बसते जा रहे हैं। अब इनको अपने हिसाब से इस मुल्क को चलाना है, इनको इसे काटना है, इस लाइन को काटना है। इन्हें नहीं चाहिए कि इनको यहाँ से कंट्रोल किया जाए। यार बिल्कुल वैसा ही जैसे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि अब माता पिता हमें चलाएं ना, हम अपनी स्वतंत्रता से चलेंगे। तो देखिए एक ही घर के हैं, लेकिन बच्चे उठे और उसी शहर में जलंधर हाइट में जाके फ्लैट ले लिए, प्राइवेसी और ड्यू टू मैनी रीजंस। तो अब उनका कोर जो घर है वो पीछे ही है, बट वो वहाँ रह लिए। तो कई बार महीने में आप फिर खुद को, लेकिन फिर भी वो घर वाले कहे नहीं, इनको पकड़ो, इन्हें घसीटो, इन्हें वहाँ से ले करके आओ। फिर वहाँ पर सिक्योरिटी और ये वो सब रोकेंगे, युद्ध होगा, लड़ाई होगी, जंग होगी, नहीं छोड़ना चाहते जो मेन फाउंडर हैं वो आपको। तो इसी तरह से जो यहाँ पर जो कॉलोनीज थी उन्होंने खुद को यूनाइट करके एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना लिया और उन्होंने खुद को ब्रिटेन से भाई अलग कर लिया। तो फिर यहाँ पर जो ब्रिटेन कॉलोनाइज़र के रूप में था और ब्रिटिश कॉलोनाइज़र्स जो थे वो यहाँ से खिसक के कहाँ जाएंगे? जो अभी ऐसा नहीं कर रहा तो वो खिसक के कनाडा चले जाएंगे। तो एक्चुअली में यूएसए की 1776 की क्रांति के बाद जब उन्होंने खुद को मुक्त करा लिया था कॉलोनाइज़र से, वो कॉलोनाइज़र्स, ब्रिटिश कॉलोनाइज़र्स यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच गए, कनाडा पहुँच गए। तो कनाडा ज़्यादा डोमिनेटिंगली रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन इम्पैक्ट को। आई बात समझ में? वो ज़्यादा डोमिनेटिंगली रिप्रेजेंट करता है और ये फिर रहा लास्ट तक फिर ये रहा भी। यहाँ पे ऐसी कोई क्रांति नहीं हुई है। यहाँ पर धीरे धीरे जैसे ऑस्ट्रेलिया को एक कॉलोनी और कनाडा को एक कॉलोनी के रूप में धीरे धीरे, और साउथ अफ्रीका को भी धीरे धीरे ब्रिटेन थोड़े थोड़े राइट्स देता रहा और इनको चलने दिया। डोमिनियन स्टेटस की चीज़ें यहाँ बहुत पहले आ गई थी, मतलब इन्हें अपनी छत्र छाया में ब्रिटेन ने ऑटोनॉमस मैनर में चलने दिया। तो ऐसी कोई बहुत भयंकर
ऑस्ट्रेलिया कनाडा में कोई क्रांतियाँ नहीं हुई हैं। आप जाइए वहाँ पर भी आज से अब से ऑस्ट्रेलिया में एक पक्की छुट्टी हुआ करेगी एलिज़ाबेथ की मृत्यु वाले दिन को, हर साल वहाँ पर उन्होंने नया डे डिक्लेयर किया, एक नई हॉलीडे डिक्लेयर किया उन्होंने। वो क्यों? क्योंकि वहाँ भी वही है जैसे कनाडा में है, सुप्रीम बॉडी, सुप्रीम अथॉरिटी द ब्रिटिश क्राउन, ऐसा ही सेम। तो इसलिए झंडा भी जो है ऑस्ट्रेलिया का बड़ा सिमिलर रहता है यूनियन जैक की तरह, इंग्लैंड के झंडे की तरह। ओके, क्लियर कहानी। तो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस कई मायनों में, चाहे प्रोविंसेस के नाम देख लीजिए, चाहे वहाँ का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देख लीजिए, चाहे सिस्टम ऑफ लैंग्वेज ऑब्जर्व करिए, इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस, बिजनेस प्रैक्टिसेस, या फिर पॉपुलर कल्चर। सो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ज़्यादा हुआ, फ्रेंच इन्फ्लुएंस नैरो डाउन होता चला गया। ओके, और 1776 की अमेरिकी क्रांति ने इसमें भूमिका निभाई कि अधिकतर कॉलोनाइजर्स फिर उत्तर ही के क्षेत्र में जाके, उत्तर मने नर्दर्न ही में जा कर के कंसंट्रेट हो गए। इन्हीं दो एथनिक ग्रुप से आज आगे निकल करके बाकी एथनिक ग्रुप्स में हम जाने वाले हैं और चीज़ों को और समझने वाले हैं, और ख़त्म कर देंगे आज हम कनाडा के इस अध्याय को, यानी कि उत्तर अमेरिका को। ओके, देखिए जब हम अब वाले एथनिक ग्रुप्स की बात करेंगे तो ये मेजॉरली एबोरिजिनल्स हैं। आप एबोरिजिनल्स की बात करने जा रहे हैं जो वहाँ की कुल जनसंख्या में लगभग 1.2 मिलियन है, यानी कि ऑलमोस्ट 12 लाख कह रहा हूँ, 12 लाख के अराउंड जनसंख्या है इनकी, जो कि कुल जनसंख्या का 3.8% है। ओके, इनमें से जो मेन ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं उन्हें समझ लीजिए। देखिए, जो पहला ग्रुप है वो अमेरिकन इंडियंस हैं। अमेरिकन इंडियंस जब भी आएगा वर्ड, चाहे वो सेंट्रल अमेरिकन आइलैंड्स की फॉर्म में आ जाए, या यूएसए की फॉर्म में आ जाए, या कनाडा की फॉर्म में आ जाए, है तो ये सारा अमेरिकन कॉन्टिनेंट ही। और हम ये जानते हैं कि यूरोपियंस एज ए कॉलोनाइज़र आते गए और एबोरिजिनल्स को ख़त्म करते चले गए। एबोरिजिनल्स मार्जिनलाइज होते चले गए, कहते हैं ना, हाशिए पे चले गए। उनकी आइडेंटिटी, उनके नंबर्स, उनका कल्चर सीमित होता चला गया। ऐसे में ये अमेरिकन इंडियंस वो हैं जो शुरुआती लोग हैं, यहाँ के शुरुआती लोग हैं। ओके, मतलब जब यूरोपियन आए, जैसे मैं गेट खोल कर एज ए यूरोपियन इस क्लास में आऊँ तो जो मुझे तुम सब दिखे ना रंग बिरंगे, मैं तो आया था इस गलत फहमी में कि मैं इंडिया जा रहा हूँ। कोलंबस इस गलत फहमी में ही आया होगा साउथ सेंट्रल अमेरिकन आइलैंड्स पे, तो वहाँ से फिर ये शब्द प्रचलित हो गया, ये वर्ड वहीं से फिर फेमस हो गया। वो आए तो यहाँ पर इंडिया ही ढूंढने थे, तो इंडियंस वर्ड मिला उनको, जो यहाँ उन्हें पहली बार इनकाउंटर हुए। तो जैसे मैंने आपको पहली बार देखा तो मैंने कहा इंडियन, लेकिन फिर हुआ नहीं, दे आर नॉट इंडियन, तो फिर ये हो गए अमेरिकन इंडियन। कभी इंडियंस के बारे में ऐसा सुना? इंडियन 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 एक ही हैं, फिर बाकी सारे हो जाएंगे अफ्रीकन इंडियन, अमेरिकन इंडियन, फलाना ढमकाना इंडियन। जब व्हेन देयर विल बी ओनली इंडियन तो यू इंडियंस। ओके, तो इसलिए नाम पड़ता है अमेरिकन इंडियन। या दूसरा नाम आप डाल लीजिए, फर्स्ट नेशन। फर्स्ट नेशन भी कह देते हैं उनको। ओके, जो सबसे पहले यहाँ पर उनको मिले, तो फर्स्ट नेटिव्स भी कह लीजिए आप। ओके, तो फर्स्ट नेटिव्स या अमेरिकन इंडियन या अमेर इंडियंस, इन सब नामों से ये जाने जाते हैं। ये पहला ग्रुप है जो यहाँ के इंडिजीनियस एबोरिजिनल्स शुरू से यहाँ बस रहे थे वही। अब दूसरे आ जाते हैं, इनको कहते हैं द मेतीस। ये है मेतीस। मेतीस जो कि ऑफस्प्रिंग हैं यूरोपियंस के एंड अमेरिकन इंडियंस के। दे आर द ऑफस्प्रिंग्स, अपकमिंग जनरेशन, डिसेंडेंट्स, यू कैन कॉल देम द डिसेंडेंट्स। सो दे आर मेतीस। इसके बाद आते हैं इन्यूट्स। इन्यूट्स ये कौन है? ये फार आर्कटिक रीजन में बसने वाली कम्युनिटी है। ये अकेले कनाडा में ऐसा नहीं है, कनाडा में भी हैं, ग्रीनलैंड में भी हैं, ऊपर नॉर्वे स्वीडन के उत्तरी क्षेत्रों में जाओ वहाँ भी मिलेंगे। सो ये फार आर्कटिक रीजन में बसने वाली कम्युनिटी है, सराउंडिंग द आर्कटिक ओशियन, इन्यूट्स। ओके, सो आज हम जब फिर कनाडा को देखते हैं, उसमें अमेरिकन इंडियंस, मेतीस, इन्यूट्स, ये सारे मिलते हैं। आई बात समझ में? ये तीन मुख्य कम्युनिटीज़ हैं, और भी हैं।
इन सब ने मिल करके, इनकी जो कुल जनसंख्या है उसने मिल करके ग्रुप्स बनाए हुए हैं। सो देयर आर 600 ग्रुप्स। 600 समूह मिलेंगे आपको, है कि नहीं? क्या मिलेंगे? 600 समूह मिलेंगे, 600 ग्रुप्स, और लगभग 65 डायलेक्ट्स। 600 ग्रुप्स एंड 65 डायलेक्ट्स। इनमें भी खुद कितनी डाइवर्सिटी है देखिए। इनमें भी देखो कि किसी जैसे कि अमेरिकन इंडियंस हैं, है ना, उनमें से कुछ पश्चिम में बस रहे होंगे, कुछ सेंटर में, कुछ ईस्ट में, कुछ वेस्ट में, कुछ सेंटर में, कुछ जंगलों में, कुछ नदी किनारे। तो इस तरह से ग्रुपिंग्स होती हैं। फिर बाय एंड लार्ज जो हैं सारे रेशियली अमेरिकन इंडियंस, बट उनमें भी ग्रुपिंग्स हैं। और 65 डायलेक्ट्स हैं, बोलियाँ जिन्हें वो बोलते हैं, ये सारे मिल करके। इनमें से कुछ ही हैं जो इतने के स्तर पर बोली जाती हैं, इतने के स्केल पे बोली जाती हैं कि आगे आने वाले समूह में याद रह जाएगी, वरना बाकी बहुत कम बोली जाती हैं जो विलुप्त ही हो जाएंगी। ओके, तो दिस इज़ द लेवल ऑफ डाइवर्सिटी। सबसे कम इनमें से इन्यूट्स हैं, सिर्फ 50,000 इनकी जनसंख्या है। इतनी बात समझ में आई? देखिए, कनाडा एक बहुत ही कल्चरली डाइवर्स कंट्री है। वह हमें यहाँ से समझ आता है कि पूरी कनाडा में 150 भाषाएं हैं। फ्रेंच और इंग्लिश के साथ साथ 150 हैं, 150, कोई कम नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज मैंने बताया इंग्लिश और फ्रेंच है, अदरवाइज़ तो 150 हैं। 58% लोग इंग्लिश स्पीकर हैं, ऑलमोस्ट 22% लोग फ्रेंच स्पीकर हैं, तो 58 और 22 तो 80% तो यही हो गए। लेकिन इनके अलावा इमिग्रेंट्स को और इन इंडिजिनियस एबोरिजिनल्स को अगर मैं जोड़ दूं तो 20% लोग फिर वो भी हैं जो गैर फ्रेंच और गैर अंग्रेजी लोग हैं, द नॉन फ्रेंच एंड द नॉन इंग्लिश माइनॉरिटी ग्रुप्स, हु दे आर इन इमिग्रेंट्स इंक्लूडिंग द एबोरिजिनल्स। तो ये भी एक अच्छी खासी 20% जनसंख्या इनकी एग्जिस्ट करती है। इमिग्रेंट्स की बात करें तो अकेले ऐसा माना जाता है कि चाइनीज़ ही हैं जो 10 मिलियन के पार जा चुके हैं, 1 करोड़ से आगे तो वही चले गए हैं। उसके बाद एशियन में साउथ एशियन, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, भारत, इन सबको जोड़ें तो 60 से 70 लाख से अबव तो ये जा चुके हैं। ओके, तो इस तरह से इनकी भी अब जनसंख्या काफ़ी होने लगी है। कनाडा के बारे में ये कहा जाता है कि वो वर्ल्ड की उन टॉप मोस्ट कंट्रीज़ में से हैं जिसमें जो इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन है वो लगभग 22 से 23% है। हालांकि यूएसए जैसी कंट्री भी इतनी इमिग्रेंट पॉपुलेशन नहीं होल्ड करती। वो लोग जो यूएसए से बाहर जन्मे हों, वो लोग जो कनाडा से बाहर जन्मे हों, अगर यूएसए का आंकड़ा लिया जाए तो वो फिगर भी लगभग 13 से 14% है। बट कनाडा 22 से 23% कनाडा से बाहर जन्मे हुए लोगों से भरा हुआ है, इमिग्रेंट से भरा हुआ है। ओके, और उसमें कंट्रीब्यूशन आज बड़े स्केल पर जिन इमिग्रेंट्स का है वो मैंने आपको बताया कि साउथ एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं, और अब बढ़ रहे हैं जो लोग साउथ एशियन हैं, चाइनीज़ हैं, और अब जो बढ़ रहे हैं मिडल ईस्ट और कोरियन पीपल। तो इन सब की जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसा ही एक दौर कभी 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में देखने को मिला था। 1900, 10, 20, 30, इस दौर में भी दैट वाज द गोल्डन फेज ऑफ इमिग्रेशन ऑफ ईस्टर्न यूरोपियन पीपल। ईस्टर्न यूरोपियन क्षेत्रों में जब सोशलिज़म फैल रहा था, जो उनसे इत्तेफाक नहीं रखते थे या जो उनसे कन्फर्मिटी नहीं रखते थे, बड़े स्तर पर उनका माइग्रेशन हुआ था। ओके, क्लियर ये कहानी? तो एक गोल्डन पीरियड ऑफ माइग्रेशन ईस्टर्न यूरोपियन लोगों का हुआ। वो शुरुआती दौर में हुआ 20th सेंचुरी के 1910, 20, 30 के अराउंड। आज वैसा ही एक गोल्डन फेज ऑफ माइग्रेशन है, पर नॉन यूरोपियन लोगों का, नॉन यूरोपियन लोगों का। इतनी बात समझ में आई? तो अच्छी खासी माइग्रेंट्स हैं कनाडा में, ये एक एस्पेक्ट। सेकंड, डोमिनेंट्स है ब्रिटिश और फ्रेंच कल्चर का, जिसमें डोमिनेंट है द ब्रिटिश कल्चर, इंग्लिश कल्चर, द इंग्लिश लैंग्वेज। इतनी बात क्लियर हुई?
और इन्हीं कारणों से संघर्ष भी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल संघर्ष इंग्लिश और फ्रेंच ही के बीच में है और केवल ब्रिटिश और फ्रेंच ही चीज़ों को लेके लड़ते रहे और क्यूबेक ही अलग हो जाना चाहता था, ऐसा नहीं था। इसके अलावा बहुत से और डिसेंशंस भी हैं, जैसे 1999 में जो कनाडा की 3 टेरिटरीज़ हैं, कनाडा की 3 टेरिटरीज़ हैं ना, तो उन 3 टेरिटरीज़ में से जो नूनावत है उसने खुद को नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी से अलग कर लिया, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी से अलग कर लिया। द नूनावत कनाडा की सभी टेरिटरीज़ और प्रोविंसेस से साइज़ में बड़ी है। उसके अकेले के पास टोटल कनाडा का 20% लैंड मास है और कितने लोग बसते हैं वहाँ? मात्र 30,000, मात्र 30,000। बट उन्हें नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी के साथ नहीं रहना था। तो इस तरह के इंटरनल डिसेंशंस कनाडा में हैं। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में है, उन कम्युनिटीज़ के बीच में भी हैं जो वहाँ पर हम एबोरिजिनल्स या इंडिजीनियस के रूप में जानते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलिए, इन्हीं चीज़ों को समझते हुए अब हम ये समझते हैं कि कनाडा की इकोनॉमी में क्या चीज़ें भूमिका निभाती हैं, रिसोर्स की भूमिका इकोनॉमी के अंदर, और इकोनॉमी के कारण ही ये जो सेपरेटिस्ट वॉइसेस हैं वो उतनी वायलेंट और उतनी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाती। जैसे 1980s में क्यूबेक के सेपरेटिस्ट फ्रेंच ग्रुप ने जब वहाँ पर रेफरेंडम कराया, वो रेफरेंडम सफल